स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो में मैंने आपको 3 टाइप्स बताया था, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल कन्फर्मेशनल, करेक्ट। तो अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और बाकी जो आइसोमेरिज्म है ऑप्टिकल और कन्फर्मेशनल, वो सारा कुछ हम लोग 12th में देखेंगे। ओके, तो मैंने आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म समझाया था, जब जब क्या हो, आपका स्ट्रक्चर तो सेम रहे बट जो वैलेंसीज है, किसी कार्बन की वैलेंसीज का ओरिएंटेशन, जो ग्रुप्स है उनका ओरिएंटेशन यदि चेंज हो जाए, उसको आप क्या बोलोगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जैसे यदि सपोज एक कंपाउंड ये है, समझ रहे हो बड़े ध्यान से, ऐसा कुछ एक कंपाउंड है, अभी ये दोनों CH3 के बीच में कुछ डिस्टेंस L1 होगा, मतलब सपोज कोई डिस्टेंस है L1। अब यदि क्या करूं, ये इस कार्बन को तो मैं फिक्स रखूं, इस कार्बन का वैलेंसी में चेंज कर दूं, इधर H इधर क्या कर दूं CH3, तो इधर की जो वैलेंसीज है यदि इनको मैं फिक्स कर दूं तो क्या होगा, इसमें मैंने क्या करा, ओरिएंटेशन चेंज किया, तो क्या ये वैलेंसी L1 होगा या कोई डिफरेंट, बेसिकली इन दोनों वैलेंसीज का बीच का जो डिस्टेंस वो L2 होगा, या इसके जैसा ही होगा L1, देखने से ही डिफरेंट लग रहा है, करेक्ट। ये क्या है, ये डायगोनली टाइप लग रहा है और नॉर्मल ये सेम साइड है, तो आप क्या बोल सकते हो कि इन दोनों वैलेंसीज का ओरिएंटेशन चेंज हुआ, इन दोनों वैलेंसीज का इधर से इसका डिस्टेंस, इसका इससे डिस्टेंस चेंज हुआ, तो एक्चुअली में इधर क्या हुआ, स्ट्रक्चर तो सेम है, इस कार्बन पर ये H है एक CH3, इस पे भी एक H है CH3, बट इनकी वैलेंसीज, इनके ग्रुप का क्या हो गया, ओरिएंटेशन चेंज हो गया। जब जब कभी ऐसा कुछ हो कि एक कंपाउंड में ग्रुप्स का ओरिएंटेशन डिफरेंट हो, ऐसे ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। बेटा रजत, हाँ राइट, तो मैंने ये स्ट्रक्चर राइट किए ना, ये दिख नहीं रहे क्या आप लोग को? नो सर। हाँ सर स्ट्रक्चर दिख रहा है सर, मुझे लग रहा है जब आप बोल रहे इतना सर तो आपका स्क्रीन लैग कर रहा था, तो जब आप बोल रहे तो उसके साथ में नहीं ड्रॉ हो रहा था, इसके लिए नहीं, वो लैग नहीं कर रहा होगा, वो मैं लिखा ही नहीं, कुछ इतना ही लिखा हूँ, जिससे ज्यादा कुछ और लिखा नहीं है, ठीक है। ये इरेज हुआ, ये Yes. ये लाइन दिख रहा है, 2 लाइन ड्रॉ किया मैंने, दिखा ना बराबर, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म समझ में आ गया क्या? Yes, sir. जब क्या हो बेटा, स्ट्रक्चर सेम हो और उनके जो ओरिएंटेशन है वो कैसे हो, उनके ओरिएंटेशन चेंज होने पर हमें डिफरेंट कंपाउंड्स मिले, उन कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर। तो इसकी डेफिनेशन लिखा हूं मैं, तो क्या बोलूंगा, द स्टीरियो आइसोमर्स has different ये दिख रहा है ना सभी को, स्टीरियो आइसोमर हैज। Yes, sir. नहीं रजत बेटा तुम्हारा नेट वीक होगा, एक बार अपने डिस्कनेक्ट होके दोबारा ज्वाइन करो तो दिख आ जाएगा। स्टीरियो आइसोमर हैज डिफरेंट orientation. The stereoisomers has different orientation of groups along a stereocenter in 3D space
is called stereo isomers। समझ में आया? स्टीरियो सेंटर का मतलब क्या है? जहां पर आप बेटा स्विच कर रहे हो, जहां पर स्विच करके आपको एक डिफरेंट कंपाउंड मिले, उसको आप क्या बोलोगे? स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर के अबाउट यदि डिफरेंट ग्रुप्स को हम लोग क्या करें? चेंज करें, स्विच करें, ठीक है, तो उसमें जो भी आपका क्या आएगा? डिफरेंट कंपाउंड आएगा, उसको आप क्या बोलोगे? स्टीरियो आइसोमर्स। रजत बेटा तुम्हारा नेटवर्क इशू हो रहा है, ठीक है, बाकी सबको तो दिख रहा है, मतलब आपका ही प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल लिखे। ठीक है, तो ये एग्जांपल में लिख लो बिल्कुल। है नहीं ये? यस सर। ऐसे तो इस तरीके से यदि क्या हो, ओरिएंटेशन हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो ज्योमेट्रिकल, जो हमें पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या हो जाएगा? देखो ज्योमेट्रिकल के लिए क्या होता है, हमें कुछ कुछ कंडीशन भी देखनी होती है। ज्योमेट्रिकल में बेटा जो कंपाउंड होता है उसमें रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड। मतलब देखो आपका या तो सिंगल बॉन्ड होगा, या डबल बॉन्ड होगा, या ट्रिपल बॉन्ड होगा। यदि सिंगल बॉन्ड है तो जब मैं केमिकल बॉन्डिंग बता रहा था तब मैंने आपको क्या बताया था? सिंगल बॉन्ड कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होते हैं, या कुछ इस तरीके से, या कुछ इस तरीके से। तो ये जो सिंगल बॉन्ड होते हैं इनका फ्री मूवमेंट हो सकता है, इनका क्या हो सकता है? फ्री रोटेशन हो सकता है। यदि ये सिंगल बॉन्ड का फ्री रोटेशन हो सकता है, सपोज ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है, इसकी और भी दो वैलेंसी है, सपोज ये ए वैलेंसी है, इसकी बी वैलेंसी है। अब पता चला मैंने इसमें तो स्विच करा, बी और ए किया। हमें स्टीरियो आइसोमरिज्म पढ़ना मतलब हमें वैलेंसीज के ओरिएंटेशन को स्विच करना है, करेक्ट? वैलेंसीज के यदि ओरिएंटेशन को आप स्विच करोगे, चेंज करोगे, तो क्या होगा? डिफरेंट कंपाउंड मिलेगा। बट यदि सोचो इधर सिंगल बॉन्ड है और ये इसकी जो वैलेंसी है ए बी था, ए भी स्विच कर गया, इधर भी बी ए, क्योंकि सिंगल रोटेशन, ये भी स्विच कर गया। अब सिंगल बॉन्ड होगा, ये भी फ्री रोटेशन है इसमें, ये भी स्विच कर गया। तो क्या कंपाउंड में कुछ डिफरेंट नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। पहले भी क्या था? ये ऐसे था, अभी भी कैसा दिखेगा? ऐसे ही दिख रहा है, क्योंकि इसमें तो मैंने स्विच करा, बट ये इसमें भी स्विच हो गया, इसमें भी स्विच हो गया। इसका मतलब क्या? जैसा कंपाउंड था वैसे ही कंपाउंड हमें फिर से मिल गया। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड होना चाहिए। अभी रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड कैसे होगा? इस डबल बॉन्ड आने की वजह से क्या होता है बेटा? इनमें इस तरीके का तो ओवरलैपिंग होता ही होता है, और इस तरीके से भी होता है। यदि सपोज ये कार्बन ऐसे फिक्स है, ठीक है, तो ये वाला कार्बन को भी क्या करना पड़ेगा? फिक्स रहना पड़ेगा। ये मूव नहीं कर सकता, क्योंकि ये इस पर भी डिपेंड करेगा। ये मूव करेगा तो ये भी मूव करेगा, और ये एक साथ दोनों मूव कर नहीं रहे, करेक्ट? तो अभी यदि ये फिक्स है तो ये भी क्या रहेगा? फिक्स। तो इस अब यदि डबल बॉन्ड यदि कहीं प्रेजेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे? उधर पर रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, ठीक है। तो बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड के अराउंड, रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड के अराउंड जब हम वैलेंसीज का ओरिएंटेशन चेंज करें और उससे यदि जो डिफरेंट कंपाउंड हमें मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जो बेसिकली हमने जो पहले
किया था, जो एग्जांपल हमने लिया है, ये क्या डबल बॉन्ड है, इधर रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है। तो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड के अराउंड यदि हम लोग क्या कर दें, वैलेंसीज डिफरेंट कर दें, तो क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एक्चुअली में ये दोनों क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आया क्या समझ में ये? यस सर। ठीक है, तो इस अभी यही हमें पूरा पढ़ना है। तो अभी यदि नहीं भी थोड़ा बहुत कम समझ में आया, तो अभी ये आगे समझ में आ जाएगा। इधर हेडिंग डेफिनेशन लिखो, द स्टीरियो isomerism, the stereoisomerism arises due to restricted or hindrance to the rotation of molecule about a bond is called geometrical isomerism. तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सब पार्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो स्पेशली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम कब बोलेंगे, जब क्या हो, रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड के अराउंड ओरिएंटेशन को चेंज करो, उससे जो डिफरेंट कंपाउंड मिले उसको आप क्या बोलोगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आया क्या समझ में अभी सभी को? यस सर। ओके, नोट करो इसको। रेस्ट्रिक्टेड और क्या आगे का है क्या बेटा? सर? रेस्ट्रिक्टेड और उसके आगे क्या लिखा हुआ? एक मिनट, रिस्ट्रिक्टेड और हिंड्रेंस मतलब हिंडर्ड हो। डन? यस सर। अब जरा देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हेडिंग डालो, कॉज ऑफ सिमेट्रिकल आइसोमर्स। cause of symmetrical isomerism. Cause of symmetrical isomerism. Suppose first क्या कंडीशन होती है, ज्योमेट्रिकल isomerism arises due to the presence of double bond or ring structure. Symmetrical isomerism arises due to the presence of double bond or ring structure. समझ गए? तो मैंने पहले बोला था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब अराइज होगा, कब
ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा? जब उसमें रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड हो। और रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड कब कब होगा? या तो कहीं पर क्या हो, डबल कार्बन डबल बॉन्ड हो, या कार्बन 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 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ हो, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, या क्या हो, रिंग स्ट्रक्चर हो। मतलब कुछ सपोज ये है, अब इसमें भी आपको पता है बेटा ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, तो अब ये फ्रीली तो मूव नहीं कर सकता। यदि ये फ्रीली मूव करा तो इसको भी मूव करना पड़ेगा, और ऐसा होगा नहीं कि एक बार में दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें। करेक्ट? तो ये इसको क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। ये भी क्या, ये इससे है कब बॉन्डेड है, तो ये इसको, तो बेसिकली इसका जो बॉन्ड होगा या कोई भी रिंग स्ट्रक्चर होगा, उसके जो बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। और जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसको हमेशा याद रखो, वो क्या होते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। क्लियर है? तो यदि ऐसा कहीं पर होगा, ये ऑप्शन होंगे, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है और कहीं पर नहीं कर सकता। ये बात ठीक है? Yes, sir. सेकंड कॉज देखते हैं। द टू ग्रुप्स आयुष बेटा ये बता रहा हूं मैं कि यदि कहीं पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो इनके डबल बॉन्ड होने की वजह से एक तो ये सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनाएंगे, और दूसरा पाई बॉन्ड बनाते हैं। दूसरा पाई बॉन्ड होने की वजह से इनमें फ्री रोटेशन नहीं हो पाता है। इसमें क्या हो जाता है, रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। रोटेशन यदि रिस्ट्रिक्ट है, फिर यदि इस कार्बन पर मैं कुछ भी स्विच करूं, उससे हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट कंपाउंड मिलेगा। यदि डिफरेंट कंपाउंड मिलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो सिंपल क्या याद रखना है सभी को, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तभी शो करेगा, या कोई भी आइसोमेरिज्म, देखो आइसोमेरिज्म शो करने का मतलब क्या होता है, उसका कोई डिफरेंट कंपाउंड पॉसिबल हो, उसका आइसोमर पॉसिबल हो। और आइसोमर तभी पॉसिबल होगा जब डिफरेंट कंपाउंड मिले, और डिफरेंट कंपाउंड तभी मिलेगा जब उसके बीच में रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड हो। क्लियर? तो द टू ग्रुप्स at each end, the two groups at each end of restricted bond, at each end of restricted bond must be different. Must be different. क्लियर है? कि सपोज सी डबल बॉन्ड सी है, आप समझना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। जो टू ग्रुप्स एट ईच एंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड, मतलब ये भी क्या एक एंड है, ये भी, और इस पर क्या होगा, डबल बॉन्ड है तो दो दो बैलेंसी होगी। करेक्ट? तो बोल रहा है कि टू ग्रुप्स एट ईच एंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड मस्ट बी डिफरेंट। इसका मतलब ए शुड नॉट इक्वल टू बी और सी शुड नॉट इक्वल टू डी। क्लियर है? एक कार्बन पर ध्यान से समझना, एक ही कार्बन पर दोनों वैलेंसी सेम नहीं होनी चाहिए। समझना, यदि सेम होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, यही बेटा आपके कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे। ये बहुत ध्यान से समझना है। सपोज मैं क्या किया, एक एग्जांपल लिया जिसमें मैंने दोनों वैलेंसी सेम कर दी। अब यदि दोनों वैलेंसी सेम है तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, ये समझते हैं। यदि मैं सपोज इसमें कुछ स्विच करूं, स्विच करा मैंने, क्या करा, अपन को क्या करना है, स्विच करना है, डिफरेंट कंपाउंड बनाना है। जस्ट हम क्या कर सकते हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। मैंने ओरिएंटेशन चेंज करा, पहले सी ऊपर था डी नीचे था, अब डी ऊपर कर दिया सी नीचे कर दिया। तो अब क्या इन ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट मिले? अभी भी ए और सी के बीच में कितना लेंथ था, L1। अभी भी ए और सी के बीच में क्या था, लेंथ, अभी भी सेम ही है। तो क्या इनके बीच का ओरिएंटेशन चेंज हुआ? No, ओरिएंटेशन sir. चेंज नहीं हुआ। यदि इनके बीच में ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों कंपाउंड कैसे हैं, सेम है। और सेम है तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, आइसोमरिज्म शो कर रहा है? नहीं करेंगे। तो क्या होना चाहिए कि एक ही कार्बन की दोनों वैलेंसी कैसी होनी चाहिए,
डिफरेंट होनी चाहिए। एक ही कार्बन की दोनों वैलेंसी कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। इसको नोट करो। देखो समझ में ना आया हो तो पूछो, बाकी इसको नोट करो। Done, sir. डन। Yes, sir. तो दोनों कंडीशन क्लियर है सभी को कि आपका क्या होना चाहिए? रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड होना चाहिए और एक कार्बन की दोनों वैलेंसी कैसे होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। अब देखते हैं जरा हम लोग थर्ड कंडीशन क्या है? ग्रुप्स एट ends of restricted bond should be planar। अब जो ये आपके ग्रुप्स हैं वो आपके कैसे होने चाहिए? प्लेनर होने चाहिए। वो कैसे पता करेंगे हम लोग? देखो यदि कुछ ऐसा कुछ कंपाउंड है ए बी सी डी, ठीक है, ऐसा यदि कोई कंपाउंड है, यदि आपको ये पता करना है कि ये जो ग्रुप्स हैं ये आपके प्लेनर है, एक ही प्लेन में है या नहीं है, ये यदि आपको पता करना है तो जस्ट सिंपल बढ़िया तरीका बता रहा हूँ ये। आप क्या करो? प्लस माइनस प्लस, किसी भी एक साइड से क्या करो? प्लस माइनस प्लस शुरू करो। और यदि दोनों वैलेंसी तरफ सेम साइन आ जाए, इनके बीच में क्या रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, ठीक है, दोनों साइड क्या आ जाए? सेम बॉन्ड आ जाए, तो सेम साइन आ जाए तो उसको आप क्या बोलोगे? प्लेनर बोलोगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्लेनर। तो क्या हो जाएगा? ये वैलेंसीज डिफरेंट है, हाँ, इसकी भी वैलेंसी डिफरेंट है, यस, बीच में रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, प्लस माइनस प्लस प्लेनर है। तो ये यदि तीनों कंडीशन फुलफिल करे, वो सारे कंपाउंड जो क्या करें? तीनों कंडीशन यदि फुलफिल करें, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, जो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। आगे समझ? सर ये पॉइंट वापस समझाओ। क्या समझ में नहीं आया? प्लस माइनस प्लस समझ में नहीं आया? हाँ सर, मतलब क्या? हाँ, प्लस माइनस बेटा किसी भी साइड से, किसी भी तरफ से जहां वैलेंसीज है उस तरफ से कोई भी साइन से शुरू करो, या पॉजिटिव से शुरू करो, पॉजिटिव फिर बीच में नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव करो, ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव करने के बाद क्या करो? यदि ये सेम साइन आ जाए वैलेंसी के तरफ, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? वैलेंसी कैसी है? प्लेनर है। जो तीसरी कंडीशन है वो क्या हो रही? फुलफिल हो रही, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे कि तीसरी कंडीशन फुलफिल तभी होगी या फुलफिल मानेंगे जब क्या हो? कंपाउंड कैसा हो? आपका प्लेनर हो।
प्लेनरिटी चेक करने के लिए क्या करो, प्लस माइनस प्लस, और भी बहुत सारे तरीके हैं प्लेनर चेक करने के लिए, बट आप सिंपल ऐसे ही करोगे। आप बोलोगे सर ये तो हमेशा यदि एक डबल बॉन्ड होगा तो हमेशा प्लस माइनस प्लस प्लेनर ही होगा, बट बेटा क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आते हैं इस तरीके से, ए बी सी डी। कोई बोलेगा कि इतने में, ये पूरे में तो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है ना, इन दोनों कार्बन के बीच में रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड, इन दोनों कार्बन के बीच में, तो इन पूरे के बीच में भी क्या है, रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है। तो इधर भी यदि स्विच करने से हमें डिफरेंट कंपाउंड मिल जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इसमें कैसे प्लेनारिटी चेक करोगे, देखो पहली कंडीशन क्या थी, रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड, हाँ है, इसमें भी है, हाँ इसमें है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या, वैलेंसीज डिफरेंट होनी चाहिए, दोनों डिफरेंट है, ये दोनों भी क्या है, डिफरेंट है, हाँ है। तीसरी कंडीशन क्या, ये वैलेंसीज प्लेनर होने चाहिए, मतलब इधर से शुरू करो प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या ये सेम साइन आ रहा है, ठीक है। No, यदि sir. सेम साइन नहीं है तो आप बोलोगे कि ये प्लेनर नहीं है, और यदि ये प्लेनर नहीं है तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, नहीं करेगा। और इस तरीके से यदि बाजू बाजू में बेटा दो डबल बॉन्ड या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड या तीन चार डबल बॉन्ड ऐसे आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं एलीन सिस्टम। क्या बोलते हैं, एलीन सिस्टम। तो जनरली ये एलीन सिस्टम को देखने का तरीका है प्लस माइनस प्लस माइनस। नोट करो इसको। डन। Yes, sir. No, sir. ठीक है, इधर लिख लेना सेम साइन, इधर लिख लेना सेम साइन सेम प्लेन। ये कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है, ये जस्ट मेरा बनाया हुआ तरीका है, ठीक है। इससे आप करोगे तो आपको इजी आएगा। वैसे आप केमिकल बॉन्डिंग यूज करके देख सकते हो कि इनके बीच में कौन से बॉन्ड बने हुए हैं, जो बॉन्ड बने हैं वो किस डायरेक्शन में है, तो अगले वाले बॉन्ड किस डायरेक्शन में होंगे, वैसे आप बिल्कुल पता कर सकते हो, बट उतने उसमें चक्कर में नहीं पड़ेंगे हम लोग। अभी डन। Yes, sir. अब जरा देखो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताना कौन कौन से हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे होंगे। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको बताना है शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, यस और नो। फर्स्ट, ये 5 क्वेश्चंस आप सभी को करने हैं। इनमें पता करना है आपको कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा।
तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। यदि तीन में से एक भी कंडीशन यदि फुलफिल नहीं होगी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। हो गया क्या, बताऊं मैं? बताओ जरा, आ रहा है ना समझ में सभी को? कर पा रहे हो? यस सर। ओके, सभी आ रहा है समझ में? यस सर। अभी मैं नाम से ही बुलाऊंगा तुम लोग को, पता चलेगा कौन कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। ग्रेस, आगे समझ? ओके, चलो देखो जरा, अभी इसको समझते हैं। सपोज ए बी और ए बी है, तो अभी मैंने क्या सिखाया आपको? सबसे पहले क्या देखो, रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, हाँ बॉन्ड, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या? दूसरी कंडीशन में क्या कि एक एक कार्बन की दोनों वैलेंसी डिफरेंट है क्या? ये दोनों डिफरेंट है, यस है। ये दोनों डिफरेंट है क्या? यस है। प्लस माइनस प्लस प्लेनर है, हाँ है। ये क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाएगा। सेकंड देखते हैं, दूसरा क्या, एक कार्बन की दोनों वैलेंसी सेम है क्या? नहीं है। यदि एक ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं। ओके, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, क्या ये वैलेंसीज डिफरेंट है? हाँ है। ये डिफरेंट है? हाँ है। रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है? प्लस माइनस प्लस हो रहा है, हो रहा है। ये भी क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट देखते हैं मेरा, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? इस कार्बन पर इन दोनों के बीच में रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है? हाँ है। इन दोनों के बीच में रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है। क्या वैलेंसी सेम है? नहीं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? बट बेटा इस पर्टिकुलर कंपाउंड में इधर भी तो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, तो यहाँ भी हमें चेक करना चाहिए। अब इसको ऐसे मत कर देना प्लस माइनस प्लस, बेटा इधर बीच में रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड नहीं है, इधर क्या हो सकता है, रोटेट कर सकता है। तो बीच में नहीं है तो हम ये पूरा नहीं देख सकते, हमें इसको इंडिविजुअल देखना होगा, इसको इंडिविजुअल देखना होगा। इसको इंडिविजुअल देखे ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं आया क्योंकि वैलेंसी कैसी है, सेम है। बट यहाँ क्या, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस है। ओके, यदि इधर प्लस माइनस प्लस है तो इनकी जो वैलेंसीज है वो कैसी है, डिफरेंट है। ये भी इसके लिए ये वैलेंसी और इसके लिए ये पूरी वैलेंसी क्या है, डिफरेंट है। प्लस माइनस प्लस भी है, रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो किया। और यदि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो किया तो हम लोग क्या बोलेंगे, इधर नहीं किया कोई बात नहीं, बट इधर तो कर रहा है और पूरे कंपाउंड में कहीं एक जगह भी कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्योंकि बेटा इसका तो एक डिफरेंट मिल ही जाएगा ना, और यदि इसका डिफरेंट मिल गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा।
डन, आया समझ में सभी को? अब ये चेक करते हैं। अब इसमें देखो क्या खास बात है, इसमें बेटा इधर से सब जगह रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, मतलब इतने पूरे को हम लोग एक मानेंगे, ठीक है। बट हमें प्लेनारिटी चेक करने के लिए आपको मैंने सिखाया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। वैलेंसीज तो डिफरेंट थी बट प्लेनारिटी नहीं है, और एक ही कंडीशन यदि पूरी नहीं है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। आगे समझ में? तो 1 और 3 करेंगे, 1 3 और 4 करेंगे, 2 एंड 5 नहीं करेंगे। क्लियर है? आया क्या समझ में सभी को? यस सर। तो जिसने जिसने 2 4 4 को छोड़ा था, अब 4 समझ में आ गया? चलो ये करो जरा, ये लिखना है किसी को या हो गया? हो गया सर। ओके चलिए। अब सपोज ऐसा कुछ है, बड़े ध्यान से समझना, मतलब बड़े ध्यान से करना। पहला क्वेश्चन ये, ये 3 करो। चलो 4 तो आप, चलो 3 करो। डन। अरे हुआ नहीं हुआ? हो गया सर। ओके चलो देखो जरा, क्या पहला क्या आ रहा है क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? अब देखो पहले में देखो बेटा एक साथ नहीं है, कॉन्जुगेशन में नहीं है, डबल बॉन्ड क्या है, अलग अलग है। तो हमें इधर अलग चेक करना चाहिए, यहाँ एच एच होगा तो यहाँ चेक करना चाहिए और यहाँ पर चेक करना चाहिए, ठीक है। हमें इंडिविजुअल, इधर बैलेंसी क्या है, डिफरेंट है, यहाँ बैलेंसी डिफरेंट है, प्लस माइनस प्लस है, इधर शो कर रहा है, यहाँ भी शो कर रहा है, यहाँ भी शो कर रहा है, तीनों जगह शो कर रहा है। कहीं भी एक जगह भी कर गया तो हमें पता है क्या हो जाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और तीनों जगह शो कर रहा है। यहाँ क्या, ये वैलेंसी क्या है, सेम हो गई,
यदि ये वैलेंसी सेम है तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा। फिर भी चेक करना हो तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, वैसे भी नहीं हो रहा था। देखो ये जो मैंने ये रिंग बना दिया है बीच में, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब भी तो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड ही है, ये पूरा क्या है? रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड। जस्ट चेक करते चलेगा। इसमें क्या है? प्लस। अब देखो जरा, इसमें भी बेटा बीच में एक कार्बन है, मतलब इधर एक जगह हम इतना चेक करेंगे और एक जगह हम इतना चेक करेंगे। दोनों जगह चेक कर लो। इधर प्लस माइनस, इधर तो नहीं कर रहा है, बट प्लस माइनस प्लस इधर करेगा। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या करेगा? शो करेगा। आ गया क्या समझ में इतना? आगे बढ़े, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यदि क्लियर है तो। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट। यदि सपोज बेटा, जैसे मैंने आपको भी सर बताया। प्रीवियस पेज। ओके। डन। अब सपोज अपने पास ये कंपाउंड है। अच्छा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है, ये हम सब सीख चुके हैं। प्लस माइनस प्लस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। यदि बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है, रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, प्लेनर है, सारा कुछ है, तो मैंने क्या बोला था? यदि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है तो इसका एक और कंपाउंड होगा। मतलब यदि मैं इसको फिक्स रखूं, इसमें एक स्विच करूं, इधर H कर दूं, इधर CH3 कर दूं, तो क्या एक डिफरेंट कंपाउंड मिला? क्या इसके अलावा भी कुछ और डिफरेंट कंपाउंड मिले तो मेरे को बताओ। इसके अलावा कुछ और डिफरेंट मिला हो तो किसी को स्विच करो, और कोई स्विच करने का मन करे, ये मत कर देना। ठीक है, ये मत बोलना सर दोनों देखो, दोनों H नीचे थे, अभी दोनों H ऊपर हो गए, ये तो मिला डिफरेंट। बेटा हमें क्या देखना होता है? लेंथ देखना होता है। यदि इन दोनों कंपाउंड के बीच में लेंथ देखो तो अभी क्या है? L1। और इन दोनों कंपाउंड के बीच में लेंथ क्या है? L2। तो इनके अब ओरिएंटेशन चेंज हुए, बट इधर पे भी अभी भी लेंथ कितना है? L1 ही है। तो क्या इनके ओरिएंटेशन चेंज हुए? नहीं। यदि ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ तो कंपाउंड डिफरेंट नहीं मिलेगा। तो यदि कहीं पर भी बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है तो उसका एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, ये बेसिकली एग्जिस्ट करेगा। अब यदि इसका IUPAC नाम लिखना हो तो क्या लिखोगे? 1 2 3 4, क्या लिखोगे? ब्यूटूइन। इसका भी 1 2 3 4 ब्यूटीन, ब्यूटूइन। और यदि आपको मार्केट में ये वाला चाहिए हो तो आप कैसे बुलाओगे? कैसे खरीदोगे? नहीं मिलेगा ना आपको। आपको इसका कुछ नया नेम करना पड़ेगा, कुछ नया नेमिंग सीखनी पड़ेगी। तो उसी के लिए हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन नोमेनक्लेचर। हेडिंग डालो, कॉन्फ़िगरेशन नोमेनक्लेचर इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो जब क्या हो बेटा, ये क्या है? सिमिलर वैलेंसी है। सिमिलर वैलेंसी, सेम साइड हो, दोनों ऊपर है या दोनों नीचे हो, सेम साइड हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिस। और यदि सिमिलर वैलेंसी ऑपोजिट साइड हो तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांस। तो सिस कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलेंगे? इफ similar groups are on the same side of double bond, carbon carbon double bond,
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड है दोनों, सिमिलर वैलेंसी, यदि सेम साइड है तो सिस, और यदि सिमिलर वैलेंसी ऑपोजिट साइड है तो ट्रांस। सिमिलर सेम साइड ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, द कॉन्फ़िगरेशन इज सिस। ट्रांस क्या होगा? if they are on opposite side, configuration is trans. The configuration is trans. Clear है? Yes, sir. नोट कर लो ये सिस ट्रांस, ये एग्जांपल भी नोट कर लेना, ये भी कर लेना। डन? Yes, sir. ओके, सिस ट्रांस समझ में आ गया? अब यदि सपोज आपके पास ऐसा कुछ हो, मैं आपसे पूछूं ये सिस ट्रांस है तो इसमें क्या होगा, ये सिस होगा या ट्रांस होगा? प्रीवियस पेज। प्रीवियस पेज। डन। यदि मैं आपसे इसमें पूछूं ये सिस होगा ट्रांस होगा, क्या बताओगे? बोलो। हम नहीं बता सकते ना, क्योंकि इसमें सिमिलर वैलेंसी नहीं है। हम लोग सिस और ट्रांस कैसे देख सकते हैं? जब आपका सिमिलर वैलेंसी हो। अभी क्या सीखे हम लोग? यदि सिमिलर वैलेंसी सेम साइड है तो सिस, यदि सिमिलर वैलेंसी ऑपोजिट साइड है तो ट्रांस। बट इनकी वैलेंसीज तो बेटा आपकी सिमिलर है ही नहीं, करेक्ट? तो हम लोग इसमें पता ही नहीं कर सकते। जब ऐसा कुछ हो, जब हम पता ही ना कर पाए सिस ट्रांस, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? EZ कॉन्फ़िगरेशन। क्या यूज करेंगे? EZ कॉन्फ़िगरेशन EZ। मतलब ये भी एक नया तरीका, जैसे जैसे सिसो ट्रांस था, सिसो ट्रांस हम लोग ने क्या यूज करा था? ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो दो बन रहे थे उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग ने उनका नोमेनक्लेचर करा था। बट अब जो हम लोग ने उधर सीखा था उससे सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो पा रहे थे, तो उसको हमें डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक नया नोमेनक्लेचर सीखेंगे, जिसको वो क्या होगा? EZ। अब ये EZ क्या होता है? जैसे सिस ट्रांस था वैसे EZ है, ठीक है? बट ये हम लोग तब यूज करेंगे व्हेन ग्रुप्स आर नॉट सिमिलर, क्योंकि चारों यदि डिफरेंट है तभी हम लोग क्या करें? 4 या 3 डिफरेंट है तो हम लोग क्या करेंगे? उधर पर ज्योमेट्री 3 क्या है तो 4 होंगे या तो 2 होंगे, है? तो यदि सारे ग्रुप्स यदि डिफरेंट है तभी हम लोग क्या करेंगे? EZ कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे। अब जैसे
अब ये जेड किसको बोलेंगे, ई किसको बोलेंगे, ठीक है। तो जेड क्या होता है, if two senior group are on the same side, टू सीनियर, ये सीनियर कैसे पता करेंगे ये हम लोग अभी सीखेंगे, सीनियरिटी देखना बताऊंगा अभी। इफ टू सीनियर ग्रुप्स आर, if two senior groups are on same side, are on same side of restricted bond, of restricted bond, the configuration is Z. The configuration is Z. When groups are not similar तब हम लोग यूज करेंगे। और जब क्या होगा, जैसे सिस था, सिस में क्या था बेटा, सेम साइड थे, ठीक है, ठीक है। यदि सेम साइड थे तो हम लोग क्या लिखे, बोले थे सिस। वैसे यदि आपके सीनियर ग्रुप सेम साइड होंगे रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड के, तो उसको जेड बोलेंगे। ई कब बोलेंगे, जब ऑपोजिट साइड होगा। if two senior groups are on opposite side of restricted bond, the configuration is E। अब देखो जरा, ये जो ई है, एक्चुअली में हम ई को क्या बोलते हैं, एंटीजन। एंटीजन का किसी लैंग्वेज में बेटा, एंटीजन का मतलब होता है ऑपोजिट। तो इसी के वर्ड से ई, फर्स्ट लेटर से हम लोग इसको ई बोलते हैं। और जो जेड होता है, जेड एक्चुअली में होता है जूसामैन। तो इस वर्ड के फर्स्ट लेटर से हम लोग जेड बोलते हैं, और इसका मतलब होता है किसी लैंग्वेज में टुगेदर, या तो ग्रीक में होगा। नोट करो ये। फिर मैं सिखाता हूँ आपको अभी ये सीनियर कैसे। अभी तक बस यही कहानी थी, बाकी तो सबको समझ में आ गया। हमें यही सीखना है आगे कि सीनियर कैसे पता करेंगे। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स देखेंगे। डन। Yes, sir. नो सर। तो लिखो, फास्ट करा करो थोड़ा तो। डन। ओके, अब जरा देखते हैं हम लोग सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस रूल बेटा यूज होता है किसके लिए, प्रायोरिटी पता करने के लिए। कौन सा ग्रुप आपका क्या है प्रायोरिटी में है। तो पहले डाल दो सीक्वेंस रूल।
इसी को हम लोग बेटा CIP रूल भी बोलते हैं। ठीक है, C मतलब होता है, इनके मतलब पता होना जरूरी नहीं है, पता चले कहीं पर बेटा CIP रूल की जगह ये लिख के आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, बाकी आइडिया रखो। ठीक है, तो CIP का मतलब होता है कॉन इनवॉल्व प्रीलॉग सीक्वेंस रूल, CIP रूल। ओके, ये यूज किस लिए होता है? फॉर डिसाइडिंग the seniority of groups रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? the group with first atom the group with first atom having higher atomic number is senior। जैसे सपोज एटम क्या हो सकते हैं? FCl, Br, सल्फर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? आयोडीन का, फिर Br का, फिर Cl का, फिर S का, फिर A का। तो इस तरीके से जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा वो क्या हो जाएगा? ज्यादा सीनियर। क्लियर है? Yes, sir. नोट करो ये पहला रूल। अब देखते हैं कैसे अप्लाई करना है, इस पहले ही रूल को अप्लाई करना सीखते हैं। इतना नोट करो पहले। ये था ना। अब सपोज देखना, यदि ये कंपाउंड है FCl, Br, तो अब आपको कैसे सीनियरिटी पता करनी है, कैसे आपको ये रूल अप्लाई करना है। आपने क्या सीखा कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा वो ज्यादा सीनियर है। मतलब जो बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड से अटैच्ड जो ग्रुप है, ग्रुप ये ग्रुप है, इन दोनों में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? ये तो ये क्या हो गया आपका? सीनियर फर्स्ट। इन दोनों में कौन ज्यादा सीनियर है? ये। अब सीनियर ग्रुप यदि सेम साइड होंगे तो क्या होगा? जेड। इस तरीके से आपको पता चल गया ये कंपाउंड क्या है। आया क्या समझ में? यदि ऐसा कुछ हो, OH, CH3, Cl, इधर कुछ F, क्या करना है आपको?
एक कार्बन की जो दोनों वैलेंसी है उसमें चेक करो कौन सीनियर है, इन दोनों में कौन सीनियर होगा। इस कार्बन से क्या कनेक्टेड है, ओ इससे क्या कनेक्टेड है, कार्बन। देखो हमेशा क्या देखना होता है, फर्स्ट एटम देखो, ठीक है। फर्स्ट एटम क्या कनेक्टेड है, फर्स्ट एटम में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा वो ज्यादा सीनियर। तो इन दोनों में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ऑक्सीजन का। तो ये फर्स्ट, इन दोनों में किसका, ये तो एक ही एटम वाले हैं तो इनमें तो यही एटम है। तो इन दोनों में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ये क्या हो जाएगा, आया क्या समझ में। यस सर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पता कर लेंगे ई जेड। देखो जरा रूल नंबर 2 क्या है, इफ द फर्स्ट atom if the first atom is identical, if the first atom is identical, then second atom is observed, for deciding the seniority of the group, for deciding the seniority of the group. If first two atom is identical, then second atom is observed for deciding the seniority of group. अब जरा देखो इसका क्या मतलब था। जैसे सपोज ऐसा कोई कंपाउंड है, सपोज इससे ऐसा कुछ कंपाउंड हो, अभी इसमें यदि हमें पता करना है, कोई लिखेगा नहीं, अभी सिर्फ इधर देखो, इससे क्या है कार्बन, इससे क्या कनेक्टेड है कार्बन, इस तो इन दोनों में यदि हमें क्या करना होता है, इन दोनों में पता करना है। अब इन दोनों का जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट एटम इज आइडेंटिकल, इन दोनों से यदि फर्स्ट एटम आइडेंटिकल है, फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड एटम ऑब्जर्व करेंगे, और सेकंड एटम भी आइडेंटिकल है तो आप क्या करोगे, थर्ड एटम देखोगे, ठीक है। तो सिंपल में क्या बोलूं कि हमेशा क्या करना है, आपको एक के बाद एक देखना है। यदि पहला एटम सेम है तो नेक्स्ट देखो, पहला एटम सेम है, दूसरा एटम क्या है, ऑक्सीजन। अच्छा दूसरा एटम इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी तो हो सकता है। तो देखो पहला एटम हाइड्रोजन कार्बन था सेम, दूसरा इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इसका भी हाइड्रोजन, इधर भी, पर डिफरेंट क्या है, ये इसमें किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, ऑक्सीजन या फ्लोरीन, फ्लोरीन। तो सीनियर क्या हो जाएगा, इन दोनों में पहला एटम क्या है, सेम है, तो दूसरा चेक करो, दूसरा क्या है, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, ये भी क्या आ गया, ज्यादा आ गया। आगे समझ, यस सर। नोट करो इसको। डन ये, नो सर। करो।
Done, sir. अब देखते हैं हम लोग रूल थर्ड। रूल थर्ड क्या बोलता है? if the first atom has same atomic number, if the first atom has same atomic number but different atomic mass, that is isotopes। यदि आपके isotopes कनेक्टेड है तो हम लोग क्या करेंगे? then heavier, मतलब जिसका मास ज्यादा होता है उसको हम लोग सीनियर बोलेंगे। then heavier isotopes has higher seniority। if the first atom has same atomic number but different atomic mass, that is isotopes, then heavier isotopes has seniority। क्लियर है ये बात? Yes, sir. अब जरा देखो इसका क्या मतलब है। यदि सपोज ऐसा कुछ हो, इधर H हो, इधर T हो, इधर D हो, इधर CH3 हो, ठीक है, तो ये H, T और D क्या होते हैं? H, T और D क्या होते हैं? Isotopes. आइसोटोप्स हैं। ये इसको हाइड्रोजन को प्रोटियम बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम, इसको ट्राइटियम, ठीक है, ये आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। इनमें सबसे ज्यादा एटॉमिक मास किसका होता है? इसका। ये 1 1 होता है, ये 1 2 होता है। तो इन दोनों में सिलेक्ट करना होगा तो हम किसको सीनियर बोलेंगे? जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है, तो ये सीनियर हो गया। इसमें इन दोनों में कौन ज्यादा सीनियर होगा? ऑब्वियसली कार्बन। ये भी क्या आ गया? जेड। आज मैं जब से लिख रहा हूँ सारे जेड ही बन रहे हैं और रैंडम है, रैंडमली लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो आप ई बना दो सोच के। यदि C12 है, ठीक है, यहाँ पर जो C है वो आपका 13 वाला है, ठीक है। इधर पर सपोज आपका, यहाँ पर आपका D दे रखा है और इधर पर H दे रखा है। इसमें बताओ जरा क्या आएगा, E या Z? करो सभी लोग। आया क्या सभी का ई? इसमें क्या है, ये फर्स्ट, ये क्या है? सीनियर। ये दोनों सीनियर है तो क्या है? ई। क्लियर है रूल ये? अब देखते हैं हम लोग रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? if group has unsaturation, if group has unsaturation, then a hypothetical, in the hypothetical equivalent, the hypothetical equivalent is drawn for it.
and it is compared with other group for seniority. Other group for seniority. ओके, सिंपल CH डबल बॉन्ड CH2 है। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन, सपोज ऐसा कुछ है, ठीक है। सर स्क्रीन लैग कर रही है, क्या स्क्रीन लैग हो रहा है। लैग हो रहा है क्या सभी को? Yes, sir. अभी ये दिखा है स्ट्रक्चर? ये दिख गया ना स्ट्रक्चर? हाँ सर अभी दिख रहा है। ये थोड़ा बहुत लैग कर रहा होगा, अभी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा देखो, अब मैंने क्या बोला अभी, देखो इधर पर ये कंपाउंड आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है और इसमें हमें पता करना है, ठीक है, इसमें हमें पता करना है कि आपका कौन सा E होगा या Z होगा, करेक्ट। अब इधर देखो, ये ग्रुप्स में यदि अनसैचुरेशन है, मैंने क्या लिखा है, इफ ग्रुप हैज अनसैचुरेशन देन हाइपोथेटिकल इक्विवेलेंट इज ड्रॉन। क्या करो, इसका एक हाइपोथेटिकल इक्विवेलेंट ड्रॉ करो और इसको कुछ ऐसे माना करो, यदि दो डबल बॉन्ड है तो इसको ऐसे देखा करो, इससे दो कार्बन कनेक्टेड, इधर एक हाइड्रोजन है तो इधर एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है। आए समझ में? इसका एक हाइपोथेटिकल इक्विवेलेंट आपको ड्रॉ कर लेना है। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों में बेटा कौन ज्यादा सीनियर होगा? इससे कार्बन है, इससे भी कार्बन है, बट इससे क्या है, 3 हाइड्रोजन है और इससे क्या है, कार्बन, तो सीनियर क्या हो जाएगा? इसमें सीनियर कौन होगा? इससे कार्बन है और इससे 3 कार्बन, इससे 3 हाइड्रोजन, तो सीनियर कौन होगा? ये तो क्या आ जाएगा? तो बताने का पर्पस क्या था कि यदि आपके पास ऐसे कोई अनसैचुरेटेड ग्रुप हो तो उसको आप क्या करो, इस तरीके से हाइपोथेटिकल ड्रॉ कर लिया करो और फिर आपस में क्या करो, कंपेयर करो। क्लियर? Yes, sir. नोट करो इसको। डन। अब आपने सारे रूल सीख लिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब मैं क्वेश्चंस देता हूं, ठीक है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को आपको बताना है कौन सा ई है कौन सा जेड। तो देख के डरना नहीं है किसी को, बस आंसर बताओ सिंपल।
ये पहला क्वेश्चन। इसमें पता करो। इसमें आपको पता करना है EZ। और ये सभी लोग फास्ट। हो गए क्या सारे? No, sir. करो, थोड़ा फास्ट करो। बाकी लोग भी आंसर करो। तुम लोग बहुत शांत से बैठे हो एकदम। क्या है, समझ में आ रहा है ना सभी को? कितने क्वेश्चंस हो गए? बाकी लोग हैंड रेज करके बताओ मेरे को।
क्वेश्चंस हो रहे हैं कुछ? अरे एक दो भी हो रहे हैं तभी भी हैंड रेज कर सकते हो। बस यही दोनों आंसर कर रहे हैं, यही दोनों हैंड रेज कर रहे हैं। ओके, बाकी और सबको अब्सेंट करा दूंगा मैं। यदि अभी हैंड रेज नहीं हुआ ना, जितने हैंड रेज नहीं करो सब अब्सेंट हो दो आज। देख रहा हूँ अभी किसका हैंड रेज नहीं हो रहा है। श्रेया, श्रेया क्लास कर रही है? यस सर, मैंने चैट में लिखा। अच्छा, बेटा श्रेया, अभी अभी तो ये शुरू करा है, इसमें पुराना कुछ यूज ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होगा? आज शुरू करा है, उसमें पुराना कोई कोई नॉलेज यूज थोड़ी हो रहा है। एटॉमिक नंबर तो पता है ना सभी के। तो अभी क्या सिखाया मैंने, एक बार दोबारा देखो। स्टार्टिंग हाँ स्टार्टिंग का। बेटा, स्टार्टिंग में क्या लेट ज्वाइन किया था? नहीं सर, मैं कुछ कर रही थी इसीलिए वो ध्यान नहीं दे। क्या मतलब है? देखो अभी, देखो अभी समझ में आएगा। ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हो हर चीज, तो प्रॉब्लम होगा। अभी हर चीज ऑर्गेनिक में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये नहीं सीखोगे तो अगले लेक्चर में फिर प्रॉब्लम होगा। अब पूरा ऑर्गेनिक ही चलना है फास्ट। 15 दिन के अंदर ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा 11th का, मतलब आगे के 15 लेक्चर्स में। तो इधर देखो जरा, यदि अब क्या देखना है, इधर पे रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, जीआई तो शो कर ही रहा है। यदि जीआई शो करेगा तो इधर हम लोग को क्या इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी होगा। और यदि इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा तो इसका कुछ हमें नेम रखना, नेम होगा। इसका नेम के लिए हमें चारों वैलेंसी डिफरेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ई और जेड यूज करना पड़ेगा। ई जेड कैसे देखना है, वो 4 रूल सिखाए हैं। 4 में रूल में पहला रूल क्या था कि ये जो कार्बन है इससे जो अटैच्ड एटम है उसका एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है। तो इधर क्या है, दोनों कार्बन ही है। तो फिर क्या बोला था, यदि पहला रूल तो सेम हो गया, यदि पहला दोनों एटम क्या है, सेम है। यदि दोनों एटम सेम है तो हमें दूसरा देखना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा, इधर से हाइड्रोजन अटैच्ड, इधर से कार्बन, तो कौन ज्यादा सीनियर है, कार्बन के एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। इन दोनों में किसका होगा, ये फ्लोरीन है ये क्लोरीन है, तो इन दोनों में सीनियर कौन होगा, क्लोरीन। तो ये क्या आ जाएगा, जेड। आगे समझ? Yes, sir. अब जरा देखते हैं इधर, इसमें क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर को हमेशा क्या मानना है, लोअर ही मानना है। तो ये कुछ भी हो, ये क्या हो जाएगा, सीनियर फर्स्ट। इन दोनों को कैसे, इससे क्या है कार्बन, इससे भी कार्बन। पर इससे क्या है, इसको मैंने क्या बोला था, इसको देखा करो 3 नाइट्रोजन इस तरीके से, इसका हाइट। और इसको कैसे देखोगे, इससे एक ऑक्सीजन, इससे ऑक्सीजन, इसका एक OH है। तो इससे क्या है, नाइट्रोजन कनेक्टेड है, इससे ऑक्सीजन कनेक्टेड है। कौन ज्यादा सीनियर है, ऑक्सीजन। ये क्या हो गया, फर्स्ट। ठीक है, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, ये Z. आया क्या श्रेया समझ में? कुछ भी नया पुराना नहीं यूज होगा। ओके, यस इधर देखो, ये कार्बन है, इसका क्या आया, क्या सभी ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है? Yes, sir. ओके, चलो क्या आ रहा है, जेड आ रहा है। देखो जरा, अब इससे क्या कनेक्टेड है, पहला एटम इसका क्या है, ऑक्सीजन, इसका क्या है, कार्बन। पहला एटम डिफरेंट है तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है वो ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, सीनियर। इसमें पहला एटम क्या है, कार्बन, इसका पहला एटम क्या है, सेम है,
तो दूसरा चेक करो, इसका दूसरा क्या है फ्लोरीन, इसका दूसरा क्या है हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा ये सीनियर, ये क्या आ जाएगा जेड। आएगा समझ में? Yes, sir. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इससे क्या है कार्बन, इससे भी क्या कनेक्टेड है कार्बन, इससे कार्बन से क्या 3 कार्बन कनेक्टेड है इस तरीके से, और इस कार्बन से क्या कनेक्टेड है, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन। तो इधर से इसमें क्या है, इससे भी 3 कार्बन ही कनेक्टेड है, इससे भी 3 कार्बन ही कनेक्टेड है, तो हमें आगे जाना पड़ेगा। इससे क्या कनेक्टेड है कार्बन, बट इससे क्या कनेक्टेड है हाइड्रोजन, तो सीनियर कौन हो जाएगा नीचे वाला। इसमें इन दोनों में कौन ज्यादा, इसमें पहला एटम क्या कार्बन, पहला कार्बन, इसमें भी दूसरा क्या ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन। अब इसमें Br है, इसमें क्या Cl, तो क्या हो जाएगा, तो इसका भी, ये भी क्या आ गया Z। आगे समझ, Yes, sir. ये करते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या है, इसमें कार्बन, पहला एटम कार्बन सेम है, तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी कार्बन कार्बन, इधर भी कार्बन कार्बन, इससे भी नेक्स्ट में कार्बन मिल रहा है, इधर भी कार्बन, इधर भी नेक्स्ट में कार्बन, इधर भी नेक्स्ट में कार्बन, बट इधर कार्बन पे हमें क्या मिला हाइड्रोजन, बट इधर क्या मिल गया Cl, और इधर हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट। जहां पर हमें डिफरेंट मिल जाए और जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, वो क्या हो जाएगा ज्यादा सीनियर, तो ये क्या हो गया सीनियर। अब इन दोनों में क्या है, पहला एटम कार्बन, इधर भी कार्बन, इसको मैंने क्या बोला था, इसको हाइपोथेटिकली ड्रॉ कर लिया करो। इससे क्या है, इससे 2 कार्बन कनेक्टेड है, 1 हाइड्रोजन, और इससे क्या है 3 कार्बन कनेक्टेड है, तो सीनियर क्या हो जाएगा ये क्या आ गया सीनियर वैलेंसी ऑपोजिट साइड, तो E। तो क्या ये आ गए क्या सारे समझ में, कितने लोगों के ये कम से कम 4 सही थे, हैंड रेस करके बताओ। सर हाँ बोलो, क्या वापस पूछूं क्या मैं आपको? क्या इसका वापस पूछूंगी तो चलेगा ना? हाँ मतलब देखो, जिसका जेड ज्यादा वो ज्यादा सीनियर, हाँ ये वो ज्यादा समझा, सीनियर, हाँ ये ठीक है। समझ में आ गया। अब वो बॉन्ड का एक बार क्या बता रहे थे, वो बताइए ना। तो फिर दोबारा पूछ लो ना, छोड़ना क्यों है। हाँ बॉन्ड का मैं ये बता रहा हूँ, यदि एक से ज्यादा बॉन्ड है, करेक्ट, कहीं पर अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन है तो उसको मतलब है उसका आप हाइपोथेटिकल ड्रॉ कर लिया करो कुछ इस तरीके से, कि इधर पे ऐसे एज्यूम कर लिया करो, ऐसा रियल में तो होता नहीं है, बट ऐसा एज्यूम कर लिया करो कि इस कार्बन से 3 कार्बन कनेक्टेड है। ओके, इससे क्या है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर भी क्या, इधर 2 बॉन्ड है, उसका मतलब 2 हाइपोथेटिकल कार्बन, इधर भी क्या 3 तब कार्बन है। किसमें बना रहे हो अभी? अभी इसके बता रहे हैं, ये लैग कर रहा है क्या, फोर्थ नहीं देखिए, यस सर। लैग कर रहा है क्या, दूसरा कलर लिए हैं सर। एक मिनट, एक क्वेश्चन अलग से लेता हूँ। ये तो हो गया ना सभी का, मैं एक क्वेश्चन और अभी करा देना। ये लिख लिया सभी ने, चेंज करूं? Yes, sir. ओके, सपोज एक क्वेश्चन में और लेता हूँ ये, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना बड़े ध्यान से। अब देखो इधर क्या अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन का मतलब है बेटा, आप इसका मतलब क्या है कि इसको आप इस तरीके से देखो हमेशा कि इस कार्बन से 3 नाइट्रोजन कनेक्टेड है। ओके, इसका आप हाइपोथेटिकल बना सकते हो, और इसका हाइपोथेटिकल क्या बनेगा, C, इधर H है, इधर 2 नाइट्रोजन है, और इन 2 नाइट्रोजन से क्या होगा OH। करेक्ट। अब क्या सिखाया मैंने, कार्बन से क्या एटम कनेक्टेड है, कार्बन, ये सिमिलर है, तो नेक्स्ट जाओ, नेक्स्ट इससे क्या कनेक्टेड है
नाइट्रोजन। इससे नेक्स्ट क्या कनेक्टेड, नाइट्रोजन। इधर भी नाइट्रोजन, बट इसका नेक्स्ट क्या, हाइड्रोजन, और इधर क्या है, नाइट्रोजन। तो इनमें से कौन ज्यादा सीनियर होगा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन फर्स्ट। इधर क्या, हाइड्रोजन होगा, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। तो पहला एटम सेम है, पहला एटम सेम है, इधर भी हाइड्रोजन भी सेम है, सेम। दूसरा एटम इधर क्या है, कार्बन, इधर ये भी सेम है। बट इधर ये जो हाइड्रोजन है और ये कार्बन है, इनमें से किस कौन सीनियर ज्यादा है, ये क्या हाँ है, आया क्या समझ। यस। तो वो ई क्या लिखा था फिर? बेटा सीनियर ग्रुप यदि ऑपोजिट साइड है तो ई, यदि सीनियर ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड है, सपोज फर्स्ट फर्स्ट क्या है, सेम साइड, तो जेड। यदि सीनियर ग्रुप क्या हो, ऑपोजिट साइड हो डबल बॉन्ड के, तो वो क्या होंगे, ई। समझे। यस। तुमने सुना नहीं क्लास। हाँ सर, मैं बाद में बताऊँ आपको क्या होगा। हाँ ठीक है, बाद में बता यस। देना। तो सर इसका फिर ओवरऑल क्या कंक्लूजन है, मतलब क्या, वो हम ई जेड से फिर क्या बताएं? अब तुम बाद में पूछना हो बताना, क्योंकि तुम बहुत पीछे हो। ओके। दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट हम लोग दो तरीके से करते हैं। मतलब कोई यदि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, तो उसका एक और कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, और यदि एक और कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो उसका वो दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट होगा, उनके नेम भी डिफरेंट होंगे। तो हम लोग नॉमेनक्लेचर सीख रहे थे। यदि आप कहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा तो उसके दो कंपाउंड जो एग्जिस्ट करेंगे जो दोनों डिफरेंट है, तो उनके नेम भी तो डिफरेंट होंगे, क्योंकि इन दोनों कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम तो सेम होगा। यदि आईयूपीएसी नेम सेम है, उन कंपाउंड को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, उसके लिए हमें कुछ नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, या तो हम लोग सिस ट्रांस से कर लेते हैं या ई सेट से कर लेते हैं। क्लियर। यस। अब हम लोग जैसे सपोज एक काम करते हैं, सपोज इसका नेम लिखना है मेरे को, इन दोनों का। फिर से जहां से शुरू करें तो वहीं वापस आते हैं। ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं जो मैंने ये दोनों ड्रॉ करे। क्यों, ये क्या है, इसको क्या बोलोगे, ये भूल गए अभी, क्या होगा ये, सिस। सिस। तो सिस बोलो। ये क्या होगा, ऑपोजिट साइड है तो क्या होगा, ट्रांस। ट्रांस। सिमिलर ट्रांस। वैलेंसी, सिमिलर वैलेंसी सेम साइड, सिस सिमिलर वैलेंसी ऑपोजिट साइड। अब इसका नेम मैंने क्या बोला था, ब्यूट टू इन होगा, इसका भी क्या होगा, ब्यूट टू इन होगा। अब मैंने बोला था इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, तो आप क्या लगाओगे इसके नेम में, सिस ब्यूट टू इन, इसको क्या बोलोगे, ट्रांस ब्यूट टू इन। करेक्ट। अब यदि मैं आपसे बोलूं ट्रांस ब्यूट टू इन बनाओ, तब आप यही बनाओगे, सिस ब्यूट टू इन बनाओगे। यदि मैं सिर्फ बता बोल दूं ब्यूट टू इन बनाओ, तब आपको पता नहीं चलेगा सिस बनाना है या ट्रांस करना है, इनको सेम साइड करना है या ऑपोजिट साइड। आया समझ में। तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग ये सिस ट्रांस और इजेड सीखते हैं। नोट कर लो। इस तरीके से कई बार आपको आईयूपीएसी नेम लिखने को भी आ जाएगा, तो वो आप ऐसे लिख सकते हो। समझ गए। यस सर। डन। दोस्त ओके श्रेया, कोई नहीं, अभी रिकॉर्डिंग देख लेना तुम, जो भी छूटा है तुम्हारा। यस सर। अब जरा देखो नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
across ring structure. Geometrical isomerism across ring structure. तो सपोज इधर पर क्या है, ऐसा कुछ, ये रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसकी एक वैलेंसी क्या है CH3 और एक वैलेंसी सपोज H है। इसकी दूसरी वैलेंसी क्या है CH3 और एक वैलेंसी क्या है इधर H है, ठीक है। तो क्या समझना बड़े ध्यान से कि ये जो साइक्लो कंपाउंड होता है ये क्या होता है, प्लेनर होता है। ये तीनों वैलेंसी क्या होंगी इसकी, एक प्लेन में होगी, और ये जो दो वैलेंसी है ये कहां पर होगी, डिफरेंट प्लेन में। क्योंकि ये जो कार्बन है ये क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये जो कार्बन है क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यदि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका जो एक्चुअल में क्या होगा टेट्राहेड्रल होगा। मतलब ये जो दो वैलेंसी होंगी वो तो इसी प्लेन में होगी, और ये दो वैलेंसी जो होंगी ये क्या होंगी डिफरेंट प्लेन में, करेक्ट। और ये जो एक कार्बन की जो मैंने बताया था आपको, एक चारों वैलेंसी जो होती है उनमें से दो वैलेंसी क्या होती है एक प्लेन में है, तो बाकी दो क्या होती है, एक अप द प्लेन और एक डाउन द प्लेन, करेक्ट। या एक अप द या एक इनटू द प्लेन, मतलब एक अंदर है एक या बाहर है, करेक्ट। तो इस तरीके से जो बाहर होती है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेज से, और जो अंदर होती है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश से। ये याद रहेगा, ये कार्बन की वैलेंसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आप सपोज ये जो कंपाउंड है इसमें क्या है, आपका रिंग क्या है प्लेनर है, और बाकी जो दो वैलेंसी है वो कैसी है, एक बाहर और एक अंदर होगी, ठीक है। ऐसे जैसे मैं आपको समझाता, ये आपकी कॉपी है, उसके ऊपर क्या करो आप एक सीधा पेन रखो और एक नीचे से पेन रखो, तो एक जो ऊपर वैलेंसी जा रही वो क्या है सपोज S3, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं वेज से, और एक नीचे जा रही है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं एच से। इधर भी क्या सेम, एक ऊपर जा रही है उसको वेज से, दूसरी को एच से। अच्छा ये बताओ क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, करना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला था रिस्ट्रिक्टेड रिंग में क्या होता है रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड, वैलेंसीज कैसी है डिफरेंट है, प्लस माइनस प्लस देखो तो प्लेनर भी है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। यदि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा तो क्या इसका डिफरेंट कंपाउंड भी बनना चाहिए, वो जो डिफरेंट कंपाउंड होगा वो कैसा दिखेगा, वो कैसा दिखेगा वो डिफरेंट कंपाउंड। अब ऐसा हो सकता है बेटा कि ये जो इस कार्बन पर CH3 और इस कार्बन पर CH3 पहले क्या हो, दोनों ऊपर साइड हो, CH3 CH3 जैसे मैंने इधर बनाया था। तो एक ऐसे भी तो हो सकता है कि ये एक ऊपर हो और एक अंदर हो, क्या ये दोनों डिफरेंट होंगे या सेम होंगे, बताओ जरा, ये दोनों सेम होंगे डिफरेंट होंगे, डिफरेंट होंगे, करेक्ट। देखो बेटा इसको विजुलाइज करना पड़ेगा, इसमें कोई मैथमेटिक्स तो है नहीं, फॉर्मूला में वैल्यू डालो आंसर आना है, राइट। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको विजुलाइज करना पड़ेगा, तभी हम इसको समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे। तो विजुलाइज कैसे करोगे, ऐसे सोचो बेटा, ये सपोज आपकी बुक है, ठीक है। बुक के आपने क्या करा, बुक के ऊपर एक ऐसे बैलेंस पेन रखा, एक ऐसे पेन रखा, और एक बार क्या करो बुक में आपने एक जो पेन ऊपर के रखा था उसको क्या कर दो नीचे कर दो। तो एक बार क्या होगा, जब दोनों पेन ऊपर तरफ हो तो एक अलग स्ट्रक्चर बनेगा, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस L1 होगी, और जब दूसरा जो स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ दोनों पेन का कर दो ऑपोजिट साइड रखो, अब इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा L2, तो डिफरेंट है। तो क्या जब दोनों वैलेंसीज ऊपर तरफ हैं, तब दोनों वैलेंसी सेम साइड है, तो क्या होगा एक स्ट्रक्चर बनेगा, और जब ऑपोजिट साइड होंगे तब एक दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा। और यदि किसी कंपाउंड का दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, तो हम क्या बोल सकते हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। और यदि ये दोनों सेम साइड है तो इसको क्या बोल सकते हो सिस, और ये ऑपोजिट साइड है तो क्या बोल सकते हो ट्रांस। आया क्या समझ में अभी आदर्श।
बाकी लोग बताओ, आया ना समझ में? देखो Yes, ये sir. थोड़ा सा टफ है समझना, बट हमें इसको विजुलाइज करेंगे तो सबसे आसान है, क्योंकि ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। ओके, अब ये समझ में आ गया। तो आपने ये देख लिया बेटा कि रिंग स्ट्रक्चर में कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। ठीक है, अब रिंग स्ट्रक्चर यदि कुछ इस तरीके का हो, ये तो हो गया एक टाइप का रिंग स्ट्रक्चर, और इसमें लिख लो इसको। अच्छा पहले इतना लिखो, ये किस तरीके से इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है, फिर उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। Done, sir. डन। सर ओके करो। अब जरा देखो, यदि ये तो हो गया बेटा नॉर्मल, यदि आपका क्या है कोई भी रिंग स्ट्रक्चर है। अब यदि कुछ इस तरीके के रिंग स्ट्रक्चर हो, मतलब उसमें डबल बॉन्ड हो, क्या इधर पे सपोज H है, इधर पर H है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है? बोलो जरा। No, sir. यदि ये कर सकता है, यदि इसका कोई आइसोमर एग्जिस्ट कर रहा हो, बट क्या इसका कोई आइसोमर एग्जिस्ट करेगा? ये कार्बन क्या है, sp2, ये कार्बन क्या है, sp2। ये तो आपका क्या प्लेनर कंपाउंड है, ये वैलेंसी भी क्या है, प्लेन पे ही है। तो क्या इसका आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, करेक्ट। ऐसा तो होगा नहीं कि ये अपोजिट हो जाए। तो बट यदि सपोज ऐसा कुछ है, ध्यान से समझना, यदि बेटा 8 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, तो इसका जो होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, करेक्ट। और 8 या 8 मेंबर रिंग के बाद, क्या याद रखेंगे, 8 या 8 मेंबर रिंग के बाद की जो रिंग है, 8 मेंबर रिंग या उससे बड़ा कोई रिंग है, तो वो अपने दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जस्ट बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन, रिंग स्ट्रेन, क्या होता है, ये अपने दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये अब इसको यदि देखोगे तो ये दोनों वैलेंसी कहाँ जा रहे हैं, सेम साइड है। और इधर इसका H देखो और इसका H देखो, वो आपको कैसा लगेगा, ट्रांस जैसा लग रहा है, ऑपोजिट साइड। तो ये 8 और 8 मेंबर रिंग के बाद क्या होता है बेटा, जस्ट बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन, ये रिंग अपने दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगता है। ठीक है, और दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट करने की वजह से ये अभी इस सिस फॉर्म में है, तो क्या करने लगते हैं, ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करने लगते हैं। और ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करने की वजह से ये सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म दो, इसके दो कंपाउंड एग्जिस्ट करने लगे। यदि दो कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसको आप क्या बोलोगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। ओके,
तो सिंपल याद रखोगे, यदि 4 मेंबर रिंग है या 5 मेंबर रिंग है या 6 मेंबर रिंग है, उसमें यदि डबल बॉन्ड है तो इधर कहीं पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ साइक्लो एल्कीन तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये वो 8 और 8 मेंबर से बड़ी रिंग होगी। ओके, इधर मैं लिखा दे रहा हूं, इन साइक्लो एल्कीन्स symmetrical isomerism exists across double bond. Symmetrical isomerism exists across double bond with ring size equal to or greater than 8 कार्बन एटम्स। 8 कार्बन एटम से ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ड्यू टू रिंग स्ट्रेन। अच्छा, ये रिंग स्ट्रेन समझ पा रहे हो क्या? नहीं समझ पा रहे हो क्या? रिंग स्ट्रेन ऐसे समझो, सोचो बेटा, ये जो कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन sp3 है, और sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट केमिकल बॉन्डिंग में सीखे। यदि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका बॉन्ड एंगल कितना आता है? 109 डिग्री 28 मिनट। बट क्या इसका बॉन्ड एंगल इतना होगा? तो ये अपना बॉन्ड एंगल को सही करने के लिए, अपना एंगल स्ट्रेन को, रिंग स्ट्रेन को हटाने के लिए ये दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट, ये कर सकता है तो कर पा रहा है। एंगल स्ट्रेन तो इधर है, बट बेटा ये किस फॉर्म में चला जाएगा, और किसी फॉर्म में जाएगा तो उसके लिए और बेकार एंगल हो जाएगा। समझ गए? तो ये यदि एंगल स्ट्रेन है, सब में है, बट ये दूसरे फॉर्म में, इस फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकता है, और वो इसलिए वो क्या करता है, अपने दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगता है। और यदि एग्जिस्ट कर रहा है और उस फॉर्म में उसको दूसरा कंपाउंड मिल रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। नोट कर लो इसको। आ गया क्या सभी को समझ में ये बात? Yes, sir. Okay. बाकी लोग? नोट करो इसको। Done? Yes, sir. Okay. यदि कभी इस तरीके से कोई रिप्रेजेंट करके दे दे,
CH3 CH3H HCH3, ठीक है। यदि इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दे दे तो इसमें क्या होगा, ये दोनों कहाँ है, सेम साइड, इसको क्या एज्यूम करोगे, सेम साइड, तो ये क्या हो जाएगा सिस, और ये क्या है आपके ऑपोजिट साइड, तो इसको क्या बोलोगे, ट्रांस। ओके, क्लियर है। Yes, sir. यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ये भी क्या होते हैं बेटा, इसमें भी क्या मिल जाता है हमें, डिफरेंट कंपाउंड मिल जाता है। तो ये ऐसे कंपाउंड भी क्या करने लगते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने लगते हैं। ये क्या है सिस, और ये क्या है ट्रांस, ये भी क्या कर रहा है, जीआई शो कर रहा है। सर हाँ बोलो। वो फर्स्ट वाला एपीमर जैसे हो गया ना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सब अलग है, ये सब अलग है, ठीक है। इसे हमें क्या याद रखना है, सिमिलर वैलेंसी यदि सेम साइड होंगी तो सिस, सिमिलर वैलेंसी यदि ऑपोजिट साइड होंगी तो ट्रांस। नोट किया ये, अच्छा सभी लोग के मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, और सभी लोग होमवर्क सुनो, जो आपका IUPAC वाला बुकलेट है, ठीक है, वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट जो स्ट्रक्चरल वाला जो पार्ट है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो आप अभी कंप्लीट करेंगे। जो आपका नेक्स्ट यूनिट टेस्ट होने वाला है उसमें आइसोमेरिज्म ही आएगा, तो IUPAC वाला जो बुकलेट है उसमें पीछे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दे रखा है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट करो और PDF बना के भेजो। यदि नहीं भेजते हो तो आप घर पे फोन जाएगा सीरियसली, ठीक है। तो इसको होमवर्क सीरियसली करो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का होमवर्क सभी को करना है, नेक्स्ट क्लास में ही सबमिट करना है, और नेक्स्ट क्लास शायद कल ही है, मतलब आज ही करो। और उसके बाद जो कल की क्लास है वो भी ऑर्गेनिक की ही क्लास है, ठीक है। संडे कर दो ना फिर। अच्छा ठीक है, संडे तक सबमिट कर देना ये पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और कल की जो क्लास है वो ऑर्गेनिक की ही क्लास है, ओके, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। चलिए बाय। Bye, sir. Thank you, sir. अच्छा बाय।